सफेदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने विवादित बयान दिया। स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर विवादित बयान दिया था। रामकुमार गौतम ने ओपी चौटाला पर आरोप लगाया है। बीजेपी और ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने का आरोप लगाया था। इसके बाद रामकुमार गौतम ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों का ही नाश हो गया। इस बयान को लेकर विपक्षी नेता और चौटाला समर्थकों में गहरा रोष फैल गया। इसे जाति सूचक और समाज में वैमनस्य फैलाने वाली टिप्पणी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक को कानूनी नोटिस भेजा है। माफी मांगने के बावजूद विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी। मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से, अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोलूं। सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने 2000 में। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। नाश तो खुद का ही होगा। रुपए है उनने, खाए जाओ पिए जाओ, इतने सेटिंग करके कहीं कहीं अपने बचते रहो। अल्टीमेटली वो दीन भी जागा धन भी जागा। क्या क्या कहा लिया यार। दादा रामकुमार गौतम के बयान पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा है, तो जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी रामकुमार गौतम पर तंज कसा है। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो दादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो आदमी जिसका विधानसभा में यह रिकॉर्ड है कि 10 किलो गोबर खा सकता है, वो कुछ ही कह सकता है। रामकुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का, अगर एजी कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह की छोटी अच्छी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे। मुद्दों से इतर एक अलग ही जिक्र। कहां जा रही है प्रदेश की राजनीति? पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान आखिर क्यों? पहले भजन लाल तो अब चौटाला आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपके सामने सबसे पहले मैं सवाल रखता हूं कि कौन कौन से सवाल आज जिसके केंद्र में हमारी बहस रहेगी, चर्चा रहेगी। ये सवाल आज केंद्र में रहेंगे, कहां जा रही है प्रदेश की राजनीति? बयानबाजियों का दौर पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर। सवाल नंबर 2, पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान क्यों हो रहा है राजनीतिक बयानबाजियों में? पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान क्यों? पहले भजन लाल तो अब चौटाला साहब क्यों? ये अहम सवाल आज की चर्चा के, क्योंकि राजनीति तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल, स्वर्गीय ओपी चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके अपने समय पर, अब उन्हें लेकर क्यों बयानबाजियां हो रही? जबकि राजनीति में एक कहावत है कि अपने समय पर जो रहा उनका योगदान त्यों त्यों रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो। चाहे बात हम पूर्व सीएम भजन लाल के कार्यकाल की कर लें, चाहे ओपी चौटाला के कार्यकाल के रहें, अपने समय पर जो रहा उनका योगदान त्यों त्यों रहा। ये एक कहावत कही जाती है राजनीति में, अपने समय पर जो रहता है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगाता ही है। तो लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या दूसरे मुद्दे खत्म हो चुके हैं जो अब इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं? हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र सांगवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता INLD, हमारे साथ हैं। और सुरेश पाठक, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी JJP, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। सबसे पहले रविंद्र सांगवान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ है। सबसे पहले सांगवान जी, आप ही की तरफ मैं आना चाहूंगा। बयानबाजियों का दौर तो चलता ही रहता है हरियाणा में, राजनीतिक फिजाओं में, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग राजनीति, अलग अलग बयानबाजी, लेकिन हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों? देखिए, पहले भजन लाल जी को लेकर, चौधरी भजन लाल को लेकर बयान दिया गया, और उसके बाद अब जो बयानबाजी का दौर देखने को मिला है वो दादा गौतम की तरफ से बयानबाजी की जा रही है पूर्व सीएम ओपी चौटाला को लेकर। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अंदर से क्यों निकल रही है चीजें? हैं
बसंत जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। बसंत जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के अंदर सरकार रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार रही। और उसके बाद भी जो उनके आगे जो भी चौधरी देवीलाल जी के परिवार से हैं, रणजीत चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी, दुष्यंत चौटाला जी, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सदा से चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सम्मान किया है। चौधरी भजनलाल जी का भी हजका के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा और उनके जो बेटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी भी रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। दादा गौतम जी, उनका चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ और उनका लंबा जो है वो राजनीतिक, दादा गौतम का अनुभव है, लंबा समय से वो राजनीति के अंदर है। वो चौधरी देवीलाल जी के समय में भी इनके साथ रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में भी इनके साथ रहे और पिछली सरकार के अंदर भी वो बसंत जी के साथ थे, उनकी पार्टी के अंदर थे। रविंद्र सागवान जी, देखिए बसंत जी वो पहले भी उनके बारे में बोलते हैं और वो उनके बारे में बोलते हैं। इनका दोनों का आपस में लगा रहता है। पीछे वो लगातार उनकी और दुष्यंत जी की बयानबाजी चलती रही। उन्होंने जो बोला है भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उनका अपना निजी, उनका जो उनके परिवार के साथ जो उनका चलता रहता है बोलने का, उस विषय में उनकी क्या बात कर रहे हैं ना, उसका जो, हाँ, दादा गौतम का और ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार का जो आपस के अंदर जो उनका बोलने का चला रहता है, वो दादा गौतम कोई अच्छा बयान दे दे तो चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अब बयानबाजियों का दौर अब गिर, जिस पार्टी से जुड़े वो तो गिरेगी ना साहब। कैसी बात कर रहे हैं? सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विश्वास, नहीं रविंद्र जी, आपने पूरा बसंत जी, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। बसंत जी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे शुरू से कहा, आपने पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम मुझे समझाया। मुझे सारा राजनीतिक घटनाक्रम पता है ऑलरेडी। मुझे आप ये बताइए, पहले चौधरी भजनलाल को लेकर बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया, आप अच्छे से देखे से जानते हैं। और अब दादा गौतम, नहीं एक सेकंड पहले मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। आप बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा, सवाल तो पूरा होने दीजिए एक बार। और अब जो है दादा गौतम कह रहे हैं, मैं कोट कर देता हूं उनका बयान, कि विवादित बयान जो दे रहे थे उनका नाश हो गया। चलिए ठीक है, ये बात कही। बीजेपी और ब्राह्मण जहां दिख जाए तो मुझे बता देना, इसको उनका नाश कर, ये वर्डिंग है। मैंने अभी रिपोर्ट में सुनवाया भी था। अब ये जो बातें हैं, चलिए ठीक है, जिसने जो कहा, लेकिन अब क्यों इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है? बसंत जी, मैंने आपको बताया कि रेखा शर्मा जी ने चुनाव के समय के अंदर कांग्रेस के लिए जो बयान दिया था, लेकिन जो भी चलो उसके बारे में हुई, रेखा शर्मा जी ने हमारी मेंबर पार्लियामेंट में उनसे माफी मांग ली। इंटरनल मामला था हमारा, उसका कुलदीप बिश्नोई जी का भी बयान आ गया और सारी भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आ गया है। उसमें हमारे जो है, जो भी उन्होंने उनको कोई उनके उस बयान से यदि किसी को कोई दिक्कत हुई, उन्होंने उससे माफी मांग ली। और दादा गौतम जी के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल जी के साथ हम उसमें गठबंधन में रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ गठबंधन में रहे, दुष्यंत पिछली बार हमारे साथ गठबंधन में था और पिछली बार वो 5 के 5 साल वो दुष्यंत जी के साथ थे। उनके बयान को आप हमारे से ना जोड़ें। भारतीय जनता पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान हमारा उद्देश्य है। हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सब बराबर हैं। हमारे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। दादा गौतम जी और दादा गौतम जी के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है, आपस में एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, वो बोलते रहते हैं, कैसा बोलते हैं, उनका वो आपस का मामला है। भारतीय जनता पार्टी उनके बयान से जो हमारा है वो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सुरेश रोड साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं, पैनल में नजर आ रहे हैं। रोड साहब, इस समय प्रदेश में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, आप तो सुन ही रहे होंगे। दादा गौतम का बयान हाल ही में देखने को मिला और वो आपने सुना भी होगा। चाहे मैं चौधरी भजनलाल जी की बात कर लूं, ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लूं, हरियाणा में जब पत्रकारिता हम पढ़ते हैं,
हरियाणा की नहीं, मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं कि एक चीज पढ़ाई जाती है कि अपने समय पर जो मुख्यमंत्री रहता है, जब जो सीएम रहा, जो सत्ता में रहा, तब तो उनका योगदान अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हरियाणा को आगे बढ़ाने में रहा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर क्यों बयानबाजियां हो रही हैं? क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं? बीजेपी की तरफ से पहले हमने देखा कि भाई चौधरी भजनलाल को लेकर बयान दिया गया, उसको खूब हवा कांग्रेस ने भी दी कि भाई ऐसे ऐसे बातचीत, बयानबाजियां हो रही हैं। और अब दादा गौतम का एक और नया बयान राजनीतिक फिजाओं को गर्म कर रहा है। हरियाणा का जिक्र करूं तो रोड साहब, रोड जी आपने म्यूट किया है सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सर आवाज मिल पा रही है आपको? अभी फिलहाल सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, इसे ठीक कराता हूं मैं इसे। सर आपने म्यूट किया है, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। शायद अनम्यूट वो कर चुके हैं, मुझे लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसे ठीक कराता हूं मैं। आपके पास आता हूं सुरेश रोड साहब, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ अभी फिलहाल जो है इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी साहब इस समय बने हुए हैं। रेड्डी जी, अब जिस तरीके से प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र खूब चल रहा है, पिछले एक महीने का जिक्र करूं तो पहले चौधरी भजनलाल को लेकर बयानों का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद अब ये ताजा मामला एक और देखने को मिल रहा है। इसमें दादा गौतम कह रहे हैं कि जो बयानबाजियां ओपी चौटाला साहब अपने समय पर उन्होंने कोई बयान दिया, उसमें बीजेपी और ब्राह्मण दोनों में से जो दिख जाए तो मुझे बता देना तुम, ये बयानबाजी। लेकिन आज की राजनीति में इनका क्या उद्देश्य है? क्या आज की राजनीति में क्या मुख्य चीज इसमें है? मैं जानना चाहता हूं कि इन बयानबाजियों से किस तरीके से हरियाणा आगे बढ़ेगा। बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय। सबसे पहले मैं ये बता दूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किस प्रकार से ब्राह्मण समुदाय के लोगों को नेता बनाया, मंत्री बनाया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं शुरू करना चाहूंगा हमारे आज के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी से। सर्वप्रथम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ही इनको अपना अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने का काम किया, हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए सिफारिश की, जो कि आज हरियाणा हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वासुदेव शर्मा जी को मुढाल से विधायक बनाया, हरियाणा का डिप्टी स्पीकर बनाया। ये कह रहे हैं कि किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, वासुदेव शर्मा हमारे डिप्टी स्पीकर है। पूर्व मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा के बेटे राजेश शर्मा को स्पेशल घर से बुला करके बिना एमएलए होते हुए भी प्लानिंग बोर्ड का मेंबर, चेयरमैन बना करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको देने का काम किया। उनके भाई महादेव शर्मा को भी सम्मानित पद देने का काम किया। और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जिनको आगे बढ़ाया, सम्मानजनक जहां पद दिया। मूलचंद शर्मा जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से लिखने हुए नेता हैं, जिनको HSSC का मेंबर भी बनाया था। जयनारायण भारद्वाज को पंचकुला जो कंज्यूमर फोरम होती थी उसका चेयरमैन बनाने का काम किया था। और ऐसे सैकड़ों की लिस्ट मेरे पास रखी हुई है। क्या ये और नेट पर भी चल रही है। फ्रेंडली बयानबाजियां हैं क्या ये? मैं वहीं आ रहा हूँ बसंत जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जाति पाति से ऊपर उठ करके सभी समुदायों को सम्मान देने का काम किया करते थे। अब आती है बयानबाजी के ऊपर। जो राम कुमार गौतम जी बयान दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जो ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। रविंद्र सांगवान जी बेशक पल्ला झाड़ लो, कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्पेशल जाटों को लेकर के भी इतना बड़ा बयान दिया था। उनको जमाई और साड़ा बहुत बड़ी चर्चा का विषय वो भी रहा था, उस पर वो भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना था। उन्होंने पूरे जाट समुदाय को ही अपमानित करने का काम किया था और खाप प्रतिनिधियों ने भी धरने और प्रदर्शन करने का काम किया था। और आज उन्होंने जो बयान दिया है रविंद्र सांगवान, उन्होंने रेखा शर्मा ने बयान एक व्यक्ति के ऊपर दिया कि वे भजनलाल जो है बदमाशी से चुनाव जीता करते थे, उन्होंने एक को दिया। और इस बयान में और इस बयान में बहुत फर्क है। अब उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो ब्राह्मण समुदाय का ही नाश करना चाहते थे, यानी पूरा ब्राह्मण समुदाय के ही विरोधी थे वो। क्या ये आपको लगता है, जब सैकड़ों उन्होंने ब्राह्मणों को नेता बना करके आगे बढ़ाने का काम किया और वो इस तरह के बयान देते हैं? यह बहुत ही घटिया बयान है। जितनी इन बयानों की निंदा की जाए उतनी ही कम है। और इस तरह के बयान बसंत शर्मा जी, ये ब्राह्मण नेताओं के द्वारा ही इस तरह के बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं? ये दे नहीं रहे हैं, इनके द्वारा दिलवाए जा रहे हैं बयान।
ये फिर से 2016 का दौर लाना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश में। विशेष कोई चुनावी कार्यक्रम भी नहीं है, कोई ध्रुवीकरण करने की प्लानिंग भी मुझे लगता है कि अब तो कोई चुनाव भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, तो फिर क्यों ये क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता तो साफ कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इनका तो जी चलता रहता है आपस में, तो फ्रेंडली। अब कैसे बीजेपी इससे पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि विधायक उनके हैं, और विधायक अगर कोई बयान, चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये बयान दिया है। बसंत शर्मा जी, बीजेपी इस बयान से पल्ला नहीं झाड़ सकती, बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को नहीं कहा, इन्होंने अभय चौटाला को नहीं कहा, इन्होंने अजय चौटाला को नहीं कहा, इन्होंने तो कहा कि ओम प्रकाश चौटाला पूरे ब्राह्मण समुदाय का ही नाश करना चाहते हैं। वो कहते हैं धरती पर कहीं भी ब्राह्मण दिखाई दे तो मुझे बता देना। क्या धरती पर ब्राह्मण हमारे भाई नहीं रहते हैं क्या ब्राह्मणों को उन्होंने नेता नहीं बनाया? इस बयान में और उस बयान में जमीन और आसमान का अंतर है। इस बयान की भारतीय जनता पार्टी को निंदा करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन इसके ऊपर लेना चाहिए। अदरवाइज तो ये एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि हम तो हमें में लगे ही रहते हैं। कोई शिकायत इनेलो की तरफ से कोई दर्ज कराई गई है कैसे लेकर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो बड़े प्रखर हो गए हैं इस चीज को लेकर। नहीं, दुष्यंत चौटाला जी ने लीगल नोटिस इनको भिजवाया है, और ये बड़ी बात भी उन्होंने कही है, अगर वो माफी मांग लेंगे तब भी हम डिफेमेशन का केस तो डाल करके ही रखेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से भी जल्द ही इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं भी तो वही पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी तो बड़ी प्रखर है इस चीज को लेकर। अब इनेलो क्या कर रही है, मैं वो जानना चाहता हूं आपसे कि भाई इनेलो कब लेगी, जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा? जब नहीं, ठंडा नहीं पड़ने देगी इनेलो पार्टी, तो मुद्दों को ठंडा पड़ने ही नहीं देगी। और जो जातीय विभेद करने का बयान हो, जो जातीय जहर घोलने के बयान होते हैं, उसको तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसे आदमी को सबक सिखाने का काम करेगी ही करेगी, इसमें कोई संदेह किसी भाई को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत। मैं आपको सच बताऊं रेड्डू साहब, मैं आपको सच बताऊं, जब ये बयानबाजी हुई मुझे लगता है, मैं ये सोच रहा था उस समय कि जननायक जनता पार्टी बाद में, उससे पहले अभय चौटाला मुझे लगता है कोई एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभय चौटाला जी इसके ऊपर पूरा लीगल कार्रवाई करके वो कार्रवाई करेंगे। कल हमारी चीजों को लेकर बड़े संजीदा रहते हैं चौटाला साहब, अभय चौटाला की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ रोड साहब प्रवक्ता कांग्रेस के लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुरेश रोड साहब शायद अनम्यूट भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल उनकी आवाज जो है वो मिल पा नहीं रही है। अब 2 बार जाने का प्रयास हम कर चुके हैं। सुरेश रोड साहब एक बार बोलिए कुछ, प्लीज देखें आवाज आ रही है आपकी या नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, एक बार प्लीज सुरेश रोड साहब को फिर से कनेक्ट कीजिए, रिकनेक्ट करने का प्रयास आप कीजिए, क्योंकि अभी वो अनम्यूट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जो उनका फ्रेम है वो तो फिलहाल मिल रहा है, लेकिन आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सुरेश पाठक, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी। पाठक साहब, जननायक जनता पार्टी ने त्वरित कार्रवाई की, तुरंत एक्शन, सीधा लीगल नोटिस, डिफेमेशन का नोटिस, माफी मांग ली, उसके बावजूद भी कि भाई ये तो माफी के लायक नहीं है बात। पाठक साहब, सुरेश जी सुन पा रहे हैं आप? सुरेश पाठक, मुझे लगता है कि सुरेश पाठक ने अभी फिलहाल म्यूट किया है, तो चलिए एक बार फिर से मैं लौटूंगा सुरेश पाठक जी के पास। अभी हमारे साथ जिन प्रवक्ताओं की आवाज हमें मिल पा रही है, रविंद्र सांगवान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब सांगवान साहब, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी घिर रही है इसे लेकर, क्योंकि आपने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी आपस में वो चलती रहती है बयानबाजी, चौटाला परिवार में दादा राम कुमार गौतम, अब आपस में बयानबाजियों का दौर चलता रहता है। लेकिन जब इस मामले के बाबत जब सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी इससे पल्ला झाड़ रही है, वो उनके निजी विचार हैं। अब उनके निजी विचार है, लेकिन वो एक पब्लिक प्लेस पर उन्होंने वो निजी विचार व्यक्त किए, तो आप किस तरीके से इससे वो कर सकते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं? बसंत जी, देखिए, हमारी तरफ से मैंने भारतीय जनता पार्टी का
जो हमारा विजन है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया। हाँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी के साथ हम गठबंधन में रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हम गठबंधन में रहे, और पिछली बार में हमारे साथ दुष्यंत जी हमारे साथ सरकार में रहे, उसके साथ ही रणजीत चौटाला जी हमारे सरकार में रहे, आदित्य चौटाला जी हमारी सरकार के अंदर वो रहे, चेयरमैन रहे। हमारी तरफ से परिवार का पूरा सम्मान है। लेकिन जो दादा गौतम के साथ है, दादा गौतम हरियाणा के अंदर सीनियर नेताओं के अंदर है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। पहले भी गठबंधन के समय ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के अंदर थे, तब भी इनका आपस में बयानबाजी का सिलसिला चलता रहता था। पिछली बार वो दुष्यंत जी के साथ थे, दुष्यंत जी के साथ खुल करके चलती थी उनकी, खुल करके उधर से भी बयानबाजी आती थी, इधर से भी बयानबाजी आती थी। अब वो उनका आपस का मामला है, उस आपस के मामले में दादा गौतम जी के साथ उनका क्या है और क्या उनका दादा गौतम जी के साथ है, किस प्रकार के बयान वो आपस में एक दूसरे के प्रति देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कोई नाता नहीं है। हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। रेखा शर्मा जी की तरफ से जो बयान दिया गया था चौधरी भजन लाल को लेकर, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। बसंत जी, कुलदीप जी हमारी पार्टी के अंदर हैं, कुलदीप जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और कुलदीप जी को लगा था कि रेखा शर्मा जी ने चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ, कुलदीप बिश्नोई साहब तो खुलकर कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल नहीं होगा, कुलदीप बिश्नोई जी ने ऐसा जो कहा डैमेज था, देंगे। उनके नाते उनके दिल को आहत हुआ था, दिल आहत हुआ था। उसके लिए पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात हुई, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हमने उस मामले को सुलझाया। रेखा शर्मा जी ने कहा था कि उनका बयान जो है वो चौधरी भजन लाल जी के लिए नहीं है, उन्होंने कांग्रेस के लिए दिया था। चुनाव के अंदर उन्होंने चुनाव की किसी सभा के अंदर बयान दिया था, फिर भी उन्होंने कहा है कि यदि किसी को उससे कोई दिल को कोई आहत हुआ है किसी का दिल, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। सांगवान साहब डोंट माइंड, लेकिन यहाँ पे दो चीज सेंस कर पा रहा हूं। जो मैंने आपका पूरा वक्तव्य सुना, यहाँ दो चीज मैं सेंस कर पा रहा हूं। रेखा शर्मा की तरफ से चौधरी भजन लाल को लेकर जो बयान दिया गया, आपने एक्सेप्ट किया, माफी मांगे, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन राम कुमार गौतम जी जो बयान दे रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप उन्हें हिस्सा नहीं मानते अपना, ये कहिए फिर। बसंत जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। उन्होंने चौधरी भजन लाल जी के लिए बयान नहीं दिया था। वो वहां पे पंचकुला के अंदर रेखा शर्मा जी हैं, पंचकुला के अंदर चंद्रमोहन जी हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ उस चुनाव के अंदर वो बयान दिया था। उस बयान के अंदर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया था, चौधरी भजन लाल जी के लिए बयान नहीं दिया था। फिर भी कुलदीप जी को ऐसा लगा, नाम नहीं लिया गया था वहां पे, तो क्या नाम नहीं लिया गया? बिश्नोई जी को ऐसा लगा, नाम लिया गया था या नहीं लिया गया था? देखिए वो पार्टी का इंटरनल मैटर था बसंत जी। रेखा जी ने माफी मांग करके कुलदीप जी से माफी मांग ली है, और उन्होंने कहा है कि भजन लाल जी सम्मानीय है। चलिए ठीक है। उस समय उस समय मुझे याद है कि बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि रेखा शर्मा का ये अपना मामला है, उस समय बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन अब राम कुमार वो दोनों हमारे सदस्य हैं। हाँ जी, देखिए बसंत जी, कुलदीप बिश्नोई हमारी पार्टी के नेता हैं, रेखा शर्मा हमारी पार्टी की नेता है। दोनों नेताओं का आपसी विवाद था, उस विवाद को बैठ करके हमने सुलझाया। और जब राम कुमार गौतम बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। राम कुमार गौतम जी लंबे समय उनके साथ रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ लंबा समय रहे, और दुष्यंत चौटाला के साथ आऊंगा रेड्डू साहब आपके पास में, आज भी बयानबाजी चल रही है। और दूसरी बात आपने कही भी बसंत जी कि उन्होंने माफी भी मांग ली है, उन्होंने, आपने कहा तो है इस बात को, तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप ये भी तो कह रहे हैं ना हमारी पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है, फ्रेंडली फाइटिंग का चलता रहता है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा। सागवान साहब आपके पास आऊंगा मैं। सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। सुरेश रोड साहब, आवाज दुरुस्त है, मिल पा रही है आपको? हाँ, मुझे तो आपकी आवाज शुरू से आ रही है। चलिए ठीक है, मेरी अब आपकी आवाज सुनने को मिली, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्र है कि आपकी आवाज मिल पा रही है। और आपकी तो आवाज जितनी प्रखर हो, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा अच्छा है पूरे प्रदेश के लिए भी, क्योंकि विपक्ष की आवाज प्रखर होनी चाहिए। रोड साहब, इस समय प्रदेश में जो चल रहा है, पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर बयानबाजी, क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं? पहले हमने देखा चौधरी भजन लाल, और सवाल मेरा वही आपसे है कि जो जिस समय मुख्यमंत्री रहा, अपना समय पर हर एक मुख्यमंत्री का योगदान रहता ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्हें लेकर क्यों बयानबाजी? दूसरे मुद्दों पर आइए ना, महंगाई पर आइए, बातचीत कीजिए, बेरोजगारी को लेकर, क्राइम को लेकर, मुद्दों की कमी थोड़ी है।
बसंत जी, आपने बेखूबी बिल्कुल सही बात की है। आपने कहा कि क्या मुद्दे कम पड़ गए। मुद्दे कम नहीं पड़ गए, मुद्दे, वास्तविक मुद्दे इतने ज्यादा हो गए भाजपा के सामने। उन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही इस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। और हम थोड़ा सा भूतकाल में जाना चाहते हैं। यह बयान सिर्फ श्रीमती रेखा शर्मा जी के द्वारा शुरुआत में नहीं कहा गया। उससे पहले भाजपा के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश में किसी रैली में ये बात कही थी चौधरी भजनलाल जी को लेकर। उन्होंने कहा था कि वो पटवारी वाली कहानी सुनाई थी कि कोई काम था, वहीं पटवारी से काम करवा लेते, इतनी दूर किराया बढ़ा लगा के चंडीगढ़ क्यों आए। ये खट्टर साहब जी के द्वारा माननीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में हरियाणा प्रदेश की किसी चुनावी सभा में या किसी रैली में बात कही गई। शुरुआत वहां से हुई, सिरसा की रैली। हाँ, सिरसा की रैली में रेखा शर्मा जी के द्वारा जब ये बात दोबारा से बुलवाई गई, मैं तो ये नहीं कहता रेखा शर्मा जी ने बोली। और मेरी बात की पुष्टि, मैं तो पहले दिन से आपकी डिबेट पे यही बोल रहा हूं कि ये बयान दिलाया गया बयान रेखा शर्मा जी का और कुलदीप बिश्नोई जी का आपस में कोई स्तर ही नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी एक बड़े नेता हैं, स्थापित नेता हैं, और वो चौधरी भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। रेखा शर्मा जी का उनसे कोई इस तरीके का चुनावी कोई रंजिश या कोई चुनावी हल्के में कोई विरोध या कंपटीशन या एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा विरोधाभास भी नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जी एक अलग राजनीति करते हैं, रेखा शर्मा जी अलग राजनीति करती हैं। लेकिन रेखा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में जिस ग्रुप की सदस्य हैं, उस कौन से ग्रुप की बताइए, कौन से ग्रुप की? हाँ, बताता हूँ। वो आपने बड़ा, यही एक अच्छे एंकर की पहचान होती है। उस ग्रुप का मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मैं नाम तो आपको याद है, नाम मुझे नाम याद है सर, आपको जुबान पर नहीं आ रहा। वो इशारा देता हूँ, रेडू साहब अंदाजा लगा लेंगे, बड़े लोग, अच्छे लोग बैठे हैं डिबेट में। ये वो ग्रुप है जिसकी सदस्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं, कंगना रनावत जी हैं और रेखा शर्मा जी हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जाता है ग्रुप, ट्विटर पे फॉलो किया जाता है और इस तरीके के बयान दिलाकर माहौल बनाया जाता है। वो लोग धीरे धीरे बदलते रहते हैं। उसी कड़ी का बयान है। जिस तरीके से मूर्खतापूर्ण बयान स्मृति ईरानी जी देती थी, कंगना रनावत जी देती थी, हरियाणा से भी योगदान लिया जा रहा है। मैंने शुरू की डिबेट में भी कहा और आज भी कह रहा हूं। और मेरी बात की पुष्टि बसंत जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी ने दादा गौतम के बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन रेखा शर्मा जी के बयान से किनारा नहीं किया। सुरेश रोड ने जो डिबेट पे बोला था, मेरे बयान की पुष्टि में पूरी भारतीय जनता पार्टी। वो सवाल तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा है, जस्ट पूछा है, सुना भी होगा आपने। आपने बात पकड़ी, मैं सुन रहा था। तो देखिए, दादा गौतम एक वयोवृद्ध नेता हैं, उनकी उम्र का कोई लिहाज नहीं किया और तुरंत किनारा कर लिया बीजेपी ने। लेकिन रेखा शर्मा जी के लिए वो खड़े रहे, डटे रहे। भाजपा को जब तोल मोल करके ये लगा कि अगर कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी से अलविदा कर गए तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, तब जाकर माफी मंगवाई गई है रेखा शर्मा जी से। चलिए, और इतने तो स्वाभिमानी कुलदीप बिश्नोई भी, उन्होंने भी कहा होगा कि अगर मैं भाजपा में टिकूंगा, अगर मैं 3 जून को चौधरी भजनलाल जी के उस कार्यक्रम में जो उन्होंने रखना था और उसमें कोई मैं ऐसा ऐलान नहीं करूंगा, तो कम से कम रेखा शर्मा जी से माफी तो मंगवाइएगा। आनंद फानन में ये करके किया, रेखा शर्मा जी के चेहरे पे जो तनाव था वो ये साबित करने के लिए काफी था कि वो अपनी स्वेच्छा से माफी नहीं मांग रही। उनको तो कहा गया है, लेकिन शब्द कम पड़ रहे थे माफी मांगने में। चलिए ठीक है, दिल से माफी नहीं मांगी। आपके पास में लौटूंगा रोड साहब, आपके पास दूसरी बात, हाँ, आपके पास में लौटूंगा। सुरेश पाठक, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी हमारे साथ हैं। अब पाठक साहब, आवाज मिल पा रही है आपको या नहीं मिल पा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि मुझे लगता था, ये पहले मैं सोच रहा था कि भाई जननायक जनता पार्टी से पहले तो इनेलो की तरफ से कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कानूनी पेच आ जाएगा इस मामले को लेकर, क्योंकि अभय चौटाला बड़े प्रखर रहते हैं। लेकिन
यहां पर जिस तरीके से अजय चौटाला का बयान, अजय चौटाला ने हालांकि बहुत सधा हुआ बयान दिया, क्योंकि पॉलिटिशियन जब सीनियर हो जाते हैं ना तो उनकी जुबान अंडर कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो, बड़ा सधा हुआ बयान उन्होंने दिया और इस बयान के माध्यम से तंज भी कस दिया। आपको अच्छे तरीके से पता है वो बयान। और इसके बाद दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि माफी मांग ली, लेकिन ये माफी काफी नहीं है। जी जी जी, देखिए बसंत जी, जो रामकुमार गौतम जी की तरफ से बयान दिया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और निंदनीय बयान है। अब मैं इसके संदर्भ में अगर कहूं कि रामकुमार गौतम जी जिस प्रकार से ये दल बदल की राजनीति आज पूरे देश में चल रही है, आधी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ शामिल करा लिया है, और जो नेता वहां से शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अब जब उनकी वहां पे किसी तरह की पूछ नहीं हो रही है तो वो वहां पे सुर्खियों में रहने के लिए किसी ना किसी तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिले, थोड़ी टीआरपी मिले, और हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व उनको थोड़ा सा उठा के कहीं पे पदवत भी दे दे। मतलब तो आप बीजेपी की बात की पुष्टि कर रहे हैं क्या? आप बीजेपी की बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो तो निजी विचार थे? नहीं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि ये लोग एक लाइमलाइट में आने के लिए, ये जिस स्तर के नेता है, ये उस स्तर के नेता एक प्रकार की लाइमलाइट में आने के लिए पुष्टि कर दिया इस चीज को, क्योंकि इस बात का मतलब मुझे तो यही समझ में आता है, मैं यही चीज कह रहा हूँ। नहीं, इस चीज को आप इस चीज को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। मेरा मैंने तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया है, क्योंकि राजनीतिक प्रवक्ता जब बैठते हैं ना तो एक एक लफ्ज का राजनीति में बहुत अलग अलग डायमेंशंस खुलते हैं। सर सुरेश पाठक, आप मुझसे अच्छे तरीके से बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए बसंत जी, फिर कंक्लूजन निकाल लीजिए। हाँ बताइए। आपने मेरी बात को पूरी नहीं होने दिया। मैं यही चीज बता रहा हूं कि राजनीति के अंदर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए, और इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी, अब ये रेखा शर्मा जी वाला बयान था, बीजेपी कितने दिन तक इसको लेकर लंबा खींचती रही, जबकि चुनाव के शुरुआती दौर में बयान रेखा शर्मा जी से शुरू हुआ था। उसके बाद मोहनलाल बडोली ने भी उसका समर्थन किया। उन्होंने जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जी ने फिर अपनी आंखें दिखाई, कुलदीप बिश्नोई जी ने जिस प्रकार से बयानबाजी दी, जिस प्रकार से पार्टी को धमकाया कि वो पार्टी को फर्श से अर्श पर लेके गए और दोबारा अर्श से फर्श पे ला सकते हैं, उसके बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की चिंता हुई। चुनाव तक तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल नहीं बोल पाई। मैं किसी प्रकार से किसी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा, किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं रामकुमार गौतम जैसे नेताओं को एक आईना दिखाना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने विधानसभा में अरविंद शर्मा जी के माध्यम से आपको बहुत कुछ कहा था। तो उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। एक बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी या स्वर्गीय श्री भजन लाल जी। उनके बहुत सारे अनुयायी हैं जिनको इस चीज से, जिनकी भावनाएं खेद होती है, जिनकी भावनाओं को दुख पहुंचता है, और इस प्रकार की बयानबाजी करके टीआरपी लेना और भारतीय जनता पार्टी इस चीज से फिर पल्ला झाड़ ले, तो ये चीज मेरे ख्याल में जनता की समझ से भी परे है, और जनता भी इस चीज पे भविष्य में जरूर संज्ञान लेगी। हमें किसी भी तरह से किसी भी पार्टी का, दुष्यंत जी ने आपके सामने किया ही है, और मैं ये चीज कहूं कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने पहल किया, INLD ने पहल नहीं की। जिस तरह से वो हमारे लिए स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, वैसे ही INLD के लिए भी आदरणीय है। तो इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है कि INLD ने स्टेप नहीं लिया, वो भी जल्दी अपने स्तर पे किसी ना किसी प्रकार का स्टेप लेगी। इस चीज के लिए तो कम से कम साधुवाद आपको, इस चीज के लिए तो मैं साधुवाद दे रहा हूं आपको। हमारे साथ लगातार रेड्डू साहब है। रेड्डू साहब, आपसे मैं सवाल लूं उससे पहले एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बताना चाहता हूं। भिवानी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मनीषा केस से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी अपडेट है। 7 जून को प्रदेश स्तरीय महापंचायत होने जा रही है। CBI से खुलासे की मांग की जा रही है, जो कि अभी तक नहीं किया गया। 7 जून को महापंचायत है, तो 7 जून तक का अल्टीमेटम, और ये कई तारीखें हम देख चुके हैं पिछले 6 से 7 महीने का अगर मैं जिक्र करूं तो। CBI की तरफ से अभी तक बिल्कुल कछुए की चाल चली जा रही है इस मामले को लेकर, ऐसा लोगों का कहना है जो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि अभी CBI खुलासा कब करेगी। पहले जनवरी की बात थी, जनवरी से बात बढ़ती अब गर्मियों तक यानी कि मई तक आ गई। देखने की बात है कब
इसमें सीबीआई खुलासा करती है। हाल फिलहाल 7 जून को महापंचायत है। चलिए ठीक है, अब लेट्स बैक टू द डिबेट। अभी फिलहाल प्रदीप रेड्डू साहब आपके पास में आ रहा था इस चीज के लिए तो साधुवाद जननायक जनता पार्टी को कि वो कह रहे हैं कि INLD जो है वो जल्दी कोई बड़ा स्टेप जरूर लेगी, और ऐसी कोई बात नहीं है कि JJP ने पहले स्टेप उठा लिया या फिर INLD ने कोई स्टेप नहीं उठाया। मुझे लगता है कि इंटरनली बात तो चली रही है कि कौन पहले स्टेप लेगा कौन नहीं लेगा। वो आपसे ज्यादा शोर तो जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपने म्यूट किया है। विजेंद्र रेड्डी जी प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए। रेड्डी साहब की आवाज मिल नहीं पा रही है। सर अनम्यूट कर लिया सही आपने? है जी आपकी आवाज आ रही है सर, बताइए। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मिल पा रही है रेड्डी साहब। हसन जी, बिल्कुल हमारे JJP के जो हमारे साथी प्रवक्ता उन्होंने बिल्कुल सही एक समझदारी वाली बात की है कि वे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला थे। राजनीतिक मतभेद हो गए, अलग अलग पार्टियां बना ली, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा जो संचालित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उसके जो आगे बढ़ाने वाले हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनकी विरासत को आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बसंत जी, ये राम कुमार गौतम जी जो है एक वाहियात के नेता साबित हो चुके हैं। वो बार बार इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जान लिया कि ये वाहियात का नेता है, और इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे अभी सुरेश जी ने भी कहा, कि ये समय पर इस तरह के नेताओं को मैदान में उतारने का काम करते हैं। कभी भजन लाल के खिलाफ बुलवा लेते हैं, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ बुलवा रहे हैं। तो प्रदेश की जनता इन बातों को अच्छे से समझ चुकी है और समझ रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, और इन्होंने अभी से 2029 को टारगेट लेकर के अपना चुनावी एजेंडे फिक्स करने का काम शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के द्वारा, तथाकथित नेता हैं ये, इनकी कोई ज्यादा वो बड़ी लोकप्रियता नहीं है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि इन्हें अपने बड़ बोलों से अपने आप को कहीं ना कहीं नीचे ही ले जाने का काम किया है। अपने परिवार को भी नीचा दिखाने का ये काम कर रहे हैं। किस प्रकार से पीछे जाने के प्रति इन्होंने बहुत गंदी टिप्पणी की थी। स्वयं ब्राह्मण समाज ने भी आगे आकर के इसकी माफी मांगने का काम किया था कि भाई राम कुमार गौतम की निंदा करते हैं, उन्होंने गलत बयान देने का काम किया। ये जातीय जहर घोलने के लिए इनको जो आगे किया जा रहा है, इसको हम ज्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहते, बल्कि ये क्योंकि इसकी जबान टूट चुकी है, और जिस व्यक्ति की जबान टूट जाए, जो पागल हो जाए, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। जितना बकेगा बक लेगा। हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे लगता है कि आपको इस चीज की, मुझे लगता है कि आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर भाषा की मर्यादा अगर रखी जाए, क्योंकि वो इस समय विधायक है, और मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा जो है हर एक नेता को लेकर रखी जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो BJP से हो, तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। संजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और विजेंद्र रेड्डी ने कितनी डिबेटें आपके पास की हैं। हम कभी आप शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से राम कुमार गौतम जी ने जाटों के ऊपर जमाई और बनोई की बात पीछे की थी, क्या वो मर्यादा नहीं थी? क्या एक जनप्रतिनिधि का फर्ज नहीं बनता जो ये कहता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो पूरे ब्राह्मण समुदाय को ही खत्म करना चाहते थे, मतलब पूरे ब्राह्मण समुदाय को, जिसने के सैकड़ों ब्राह्मणों को नेता बना करके आगे बढ़ाने का काम किया, और डिप्टी तक हरियाणा में बनाने का काम किया, और वो अपनी मर्यादा को इतना भूल चुके हैं। एक विधायक, कई बार के विधायक, उनको ये नहीं पता कि पूरा समुदाय का कोई दुश्मन नहीं हुआ करता, व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। अभी हमारे BJP के भाई कह रहे थे कि चौटाला परिवार के बारे में वो बोलते रहते हैं, और चौटाला परिवार इसके बारे में बोलता रहता है। अरे भाई, आपस में बोल, लेकिन ये तो पूरे समुदाय का ही दुश्मन घोषित करने पर तुला हुआ है कि ओम प्रकाश। लौटूंगा रेड्डी साहब, आपके पास में लौटूंगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो बने हुए हैं। रविंद्र सांगवान साहब, इस बयान को लेकर जो 2 चीजें निकलती हैं, एक तो जो सबसे पहली बात आपने कही कि ये एक निजी बयान है, क्योंकि चौटाला परिवार के साथ दादा राम कुमार गौतम की ये जो
फ्रेंडली बातचीत है ना, ये बयानबाजियां होती रहती हैं। एक तो आपने ये बात कही, अगर दूसरा मतलब आप किसी भी राजनीतिज्ञ से ये पूछ लेंगे कि इस बयान का मतलब आप क्या मानते हैं, तो वो सबसे पहली बात तो ये कि इस बयान को एक इस तरीके का बयान आप कह सकते हैं जो कि आने वाले समय में ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता है, वोटों के पोलराइजेशन की तरफ। लेकिन अभी तो हरियाणा में कोई ऐसा बड़ा चुनाव भी नहीं है साहब, इस तरीके के बयानबाजियों की जरूरत क्या है? मेरे को तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हर एक बयान के कई डायमेंशंस होते हैं। आप सांगवान साहब मुझसे अच्छे तरीके से ये बात समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई विधायक इस तरीके का बयान देगा तो पूछा तो जाएगा, क्योंकि आपके आप से वो विधायक हैं। अब ऐसे में आप ये कह दें कि वो उनके निजी विचार हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि एक फेस सेविंग है। और ये मैं नहीं, जब कोई आम जनता सवाल करेगी तो आपका क्या जवाब होगा कि कैसे कह सकते हैं आप ये कि हम तो पल्ला झाड़ रहे हैं? बसंत जी, वो हमारे विधायक हैं, और जैसा आपने कहा यही उस बात का उत्तर है। उत्तर इसलिए है कि वो पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहे, उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में उनकी कमिटमेंट नहीं पूरी हो पाई थी, इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनका लंबा समय बोलने का चला। उसके बाद आप दो बातें मैं आपको बताता हूँ। दादा कौन कहता है उनको? दादा इन्होंने ही कहना शुरू किया। जो ये आगे जो लोग हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार के, इन्हीं लोगों ने उनको दादा कहना शुरू किया। और वो लाडमैन को क्या कहते हैं वो भी सारे हरियाणा को पता है। दादा गौतम की जो पिछली सरकार के अंदर इनके साथ कमिटमेंट हुई थी, उस कमिटमेंट को दादा गौतम कहते हैं अभी पूरी नहीं हुई। देखिए, वो निजी इनका चलता रहता है, वो निजी विचार है, उस विचार का भारतीय जनता पार्टी से, उस बयान का हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बसंत जी, मैंने पहले भी वही बात कही, मैं अब भी वही बात कहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी के साथ हम सरकार में रहे, यहां तक के चौधरी देवीलाल के परिवार की सरकार जब रही, जब भारतीय जनता पार्टी उसमें रही। दूसरी बात, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हम रहे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद चौधरी रणजीत चौटाला हमारे साथ रहे, यहां तक के आदित्य चौटाला भी हमारी सरकार के अंदर चेयरमैन रहे, और उसके बाद पिछली सरकार के अंदर भी उनके परिवार के लोग हमारे साथ रहे। नहीं, देखिए ना, एक सवाल मेरे मन में है बसंत जी, आप इतने लंबे रिश्ते को, ठीक है ना, जब से हरियाणा बना और जब से ये चुनाव के अंदर सरकारें बननी शुरू हुई, इतने लंबे रिश्ते को एक बयान से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? आज वो भारतीय मेरे मन में एक सवाल है सर, पीछे तो मेरे मन में एक सवाल है साथ रहा, और मुझे लगता है कि वो पूछ लेना चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। अरे कांग्रेस के अंदर जेजेपी छोड़िए, वो विपक्ष हैं, उन्हें छोड़िए। आप अपनी बात कीजिए। आप इस समय प्रदेश में हैं, पावर में मैं बस ये अभी फिलहाल एक सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया। ये जो बात कही जा रही है कि पूर्व सीएम, यहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि बीजेपी और ब्राह्मण ये कौम को मैं खत्म कर दूंगा, क्या ये यूजीसी का डैमेज कंट्रोल हो रहा है क्या इनडायरेक्टली? बसंत जी, हाँ, ये इनका निजी मामला है। चलिए ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेड था, और मुझे एक्सपेक्टेड था, बड़ी सदी हुई लाइन में जवाब आएगा बीजेपी प्रवक्ता। निजी मामला है उनका, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तो रविंद्र स्वामी एक प्रस्ताव लिख के आ रहा है, उसी के चारों तरफ घूम रहा है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही। नहीं रेडू साहब नहीं, मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ सुरेश रोड साहब लगातार बने हुए हैं अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से। सर, ये पोलराइजेशन की तो अभी कोई जरूरत भी नहीं है अभी, क्यों? या ये समझा जाए कि भाई निजी लोकप्रियता के चलते? मुझे नहीं लगता कि रामकुमार गौतम को किसी लोकप्रियता की जरूरत है, जो बयान दे देते हैं वो सुर्खियों में आ जाता है। बसंत जी, कई बार पड़ोसी को देख कभी जिज्ञासा पैदा हो जाती है दिल में। रेखा शर्मा जी भी ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, एमसी के चुनाव में जो जरूरत थी वो रेखा शर्मा जी ने पूरी करने का कार्य किया। रामकुमार जी गौतम यानी दादाजी को लगा कि मैं पीछे रह गया, यही क्योंकि 29 तो अभी दूर है, तो शायद उनको भी लगा होगा कि मैं क्यों पीछे रहूं, रेखा शर्मा जी तो सुर्खियां बटोरगी। और दादाजी बेचारे विधानसभा में भी बोल रहे, बाहर भी बोल रहे, खोपड़ भी कह रहे, भ्रष्टाचारी भी कह रहे, लेकिन उन पे कोई सुनाई नहीं हो रही थी। नहीं, ऐसे तो सारे ब्राह्मण समुदाय के नेता अगर बयानबाजी करने लगेंगे
तो फिर क्या व्यवस्था का क्या होगा प्रदेश की? नहीं, वही मैं कह रहा, ये बड़ा गलत है। और दूसरी बात, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि इनका निजी मामला है, अगर कोई नेता किसी पार्टी की विचारधारा का पालन नहीं कर सकता तो पार्टी ये कह के पीछा भी नहीं छुटवा सकती कि ये उनकी अपनी विचारधारा है, तो पार्टी को इस पर कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। रेड्डू साहब दादा गौतम के खिलाफ, हाँ, दादा गौतम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? सरकार में भी आप हैं और पार्टी भी आपकी है। अगर आप उनके बयान से सहमत नहीं है, और ये सिर्फ देखिए, ये एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ दिया गया बयान नहीं है, ये सामाजिक भाईचारे को तहस नहस करने वाला भी बयान है। जो दो समाज के बारे में उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर बात कही है, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है। और रेखा शर्मा जी ने भी भजनलाल जी के साथ साथ बंसीलाल जी का भी नाम लिया था। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का उसी तरीके का प्रयोग तो नहीं है जो समय से पहले भाजपा तैयारी शुरू कर देती है, जिस तरीके से राजकुमार सैनी जी के जरिए शुरू किया था। मैंने आपको शुरू में कहा था, मेरी आवाज नहीं जब आपको सुन पाए, कि मैं थोड़ा सा भूतकाल से शुरुआत करना चाह रहा हूँ इस डिबेट की। राजकुमार सैनी जी के साथ क्या उनके हाथों से ये प्रयोग ही तो किए गए थे। हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा, प्रदेश को जला के राख कर दिया गया और परिणाम सबके सामने आया। ठीक है, यही प्रयोग दोबारा शुरू हो गए हैं। आप सामाजिक प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। चाहे दादा गौतम आपके लिए पूजनीय हो या आपकी सरकार चलाने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो। प्रदेश का ताना बाना तो कांग्रेस ने खराब किया। कांग्रेस ने कैसे किया? मनोहर लाल खट्टर के समय में जला। मैं बताता हूँ, हरियाणा जला में जो है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग तो आपकी पकड़ी गई ना उसके अंदर। मैं बताता हूँ, यशपाल कपूर जी, यशपाल सिंघल जी डीजीपी थे, 15 दिन की छुट्टी चले गए जब हरियाणा जला। किसकी ड्यूटी थी? हरियाणा जलता रहा और हरियाणा पुलिस का डीजीपी रेड्डू साहब एक आखिरी कमेंट सर, क्योंकि समय केवल मेरे पास 2 मिनट के बाद मेरे पास कमांड आ चुके हैं वाइंड अप की। चलिए ठीक है रेड्डू साहब। चाहे किसान आंदोलन हो, में हरियाणा चलाना हो, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सबके सामने। जनता ने आपको देख लिया। सुरेश जी, ओके ठीक है। सुरेश जी, सामंत साहब प्लीज ओके। रेड्डू साहब बोल रहे हैं। बसंत जी, हमारा संविधान भी इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी सरकार हो उसकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है। यदि सरकार में कोई गलत इस तरह की बातें होती है, कोई गलत घटना होती है, तो पूरी गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो अपना किनारा नहीं सकते किसी से भी, ये हमारा संविधान भी कहता है इस बात को। तो ये इस प्रकार से किनारा करके अपने आप को बचा नहीं सकते। ये बार बार 2016 की बात करते हैं। 2016 को भड़काने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 32 नौजवानों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता था। वो भी भड़काने के लिए राजकुमार सैनी को मोहरा बना करके प्रयोग किया गया। अब जो है ना, रेखा मोहरा बनाया जा रहा है। और अब इस प्रकार से रामकुमार गौतम, वो तो जनता ने फैसला दे दिया। वो तो जनता ने आखिरी कमेंट ले रहा हूँ। जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। पाठक साहब एक आखिरी कमेंट। ठीक है, पाठक साहब बोल रहे हैं। जी बसंत जी, देखिए, मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा में जब इनका वजूद नहीं था तो इनका अस्तित्व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही बचाया था हरियाणा में। हर बार इन्हें सत्ता में छोटी छोटी भागीदारी देके यही ऊपर तक लेके आए। और आज जो इस प्रकार से इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनको ये पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए कि व्यक्तिगत बयान है।